नमस्कार भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। ये वीडियो नीट 2026 जो बच्चे अब खास करके जो ड्रॉप कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि भाई इस साल हमारा अगर नहीं होता है तो हम अगले साल उसको अटेम्प्ट करेंगे, और 11th-12th में जो आए हैं उनके लिए भी क्या गलतियाँ आप लोग कर सकते हैं और जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप नीट 2026 में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये संक्षिप्त में बताऊंगा। मैं डॉक्टर कुणाल नाथ हूँ, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपनी एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन और डीएम न्यूरोलॉजी सभी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से ऑल इंडिया एंट्रेंसेस के थ्रू क्लियर किया है। और एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ भी आप अपना तैयारी कर रहे हैं, कई बार क्या होता है जो इंजीनियरिंग के जो तैयारी करते हैं जेई की, उनको तो कोचिंग देते हैं जो खुद आईआईटीएंस होते हैं, जिन्होंने आईआईटी क्लियर किया, आईआईटी से इंजीनियर बने और अब वो अपनी चॉइस से कोचिंग इंडस्ट्री में हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, नीट के कोचिंग में ऐसा नहीं है। जितने भी आप लोगों को जो मैंने देखा टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाते हैं, बहुत रेयरली कोई मैंने देखा होगा जिसने कभी खुद नीट का एग्ज़ाम या ऑल इंडिया पीएमटी जो नीट से पहले होता था वो कभी क्लियर किया है। इससे होता क्या है बच्चों कि जो क्रिटिकल बातें हैं ना, जो नीट एग्ज़ाम या ऑल इंडिया पीएमटी एग्ज़ाम को निकालने के लिए ज़रूरी हैं, वो क्रिटिकल बातें आपको वही बता सकते हैं अच्छे से जिन्होंने खुद इस एग्ज़ाम को पार किया है। जिन्होंने खुद कभी पार नहीं किया वो आपको ओवरऑल गाइडेंस तो दे सकते हैं, आपको टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जो कटिंग एज होता है वो शायद वो आपको ना दे पाएँ। और इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी, जब ये नीट 2025 का पेपर कह रहे थे बहुत टफ़ आया, बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि बच्चों ने अपनी तैयारी तो अच्छी की थी, सब पढ़ाई लिखाई की थी, बट उनको मेंटल प्रिपरेशन इस चीज़ की नहीं थी कि एग्ज़ाम किस तरह का आ सकता है। उनको मेंटल प्रिपरेशन शायद इस तरह की कराई गई थी कि आप आसान ही मान के चलिए आएगा। तो ये मेंटल मेकअप जो होता है ना बच्चों, जो डॉक्टर बन चुके हैं, जो इस आग के दरिए में निकल के आ चुके हैं, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, मतलब बहुत टफ लाइन है, तो जो इस लाइन में से निकल के आए हैं ना, वो आपको हर स्टेप पे क्या क्या आपको डिफ़िकल्टी हो सकती हैं ये बता सकते हैं। जो केवल आपको पढ़ा रहे हैं और कभी ये एग्ज़ाम नहीं निकाला है, शायद वो इस चीज़ को बताने में असमर्थ हैं, ऐसा मुझे इस बार के एग्ज़ाम के बाद बच्चों की बातों से लगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्विकली बताऊंगा, डिटेल तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जो आप गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप कर सकते हैं ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो आप समझ लीजिए। गलती नंबर 1, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है? पहले क्वेश्चन पढ़ा, बाद में उसकी थ्योरी पढ़ी या बाद में उसका चैप्टर पढ़ा। उससे क्या होता है कि आप एक रटने की मेंटेलिटी आपकी बन जाती है उस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल। आपने क्लोरोफिल आंसर पढ़ा, बाद में आपने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा, इसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। आपने उसके ऊपर आगे पीछे का कुछ नहीं पढ़ा, केवल उतना पढ़ा और आप अगले क्वेश्चन पे चले गए। तो क्वेश्चन करने की जल्दीबाजी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जब बच्चों के कंसेप्ट नहीं बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले आपको उसकी थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी से ही आपके कंसेप्ट्स बनते हैं। और थ्योरी भी आप प्रैक्टिकल वे में पढ़िए, थ्योरी को आप अप्लाई करते चलिए। जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं उसको अपने माइंड में कोई ना कोई एग्जाम्पल के साथ आप अप्लाई करते चलें। अगर आप केवल क्वेश्चन के बेसिस पे थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके ओवरऑल कंसेप्ट डेवलप नहीं होंगे। दूसरा, पेपर जो पिछले साल के आपके पास आते हैं, जो 10 साल के नीट के पेपर या ऑल इंडिया पीएमटी के पेपर, ये केवल आपकी गाइडेंस के लिए हैं। कई बार मैंने देखा जो कुछ कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स हैं वो इसको ही अपना प्रमाण बना दे रहे हैं कि ये इसी हिसाब से ही आना चाहिए पेपर। देखिए, कोई भी आप प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर लेते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम के होते हैं, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के होते हैं, ये केवल आपको गाइड करने के लिए होते हैं। इवन जो मॉडल पेपर कई जो कोचिंग जो टेस्टिंग एजेंसीज देते हैं वो आपको गाइड करने के लिए कि ये सिलेबस है, इसका लेवल उसमें नहीं आप कह सकते कि यही लेवल आना चाहिए। आप मान के चलिए कि उसके आसपास आएगा, ये आपके मानने के लिए, ये उन पे कोई इस चीज़ की बाधा नहीं है टेस्टिंग एजेंसीज पे कि वो इसी के आसपास आपका पेपर बनाए। तो मैं हमेशा, हमारे गुरु हमको अपने टाइम पे बताते थे और हम भी आगे आपको ये बताना चाहेंगे, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। आप ये मत सोचिए कि पेपर
बहुत मेरा पढ़ा हुआ ही आएगा तभी मैं अच्छा उसको मानूंगा। पेपर ऐसा भी होगा जो कंसेप्ट्स आपके कई बार पढ़े हुए नहीं होंगे, आपको उस समय उसका गम नहीं बनाना है पेपर करते समय। पेपर आपको ऐसे ही मान के करना है कि मुझे पेपर बहुत सारा आता है और अपना बेस्ट मुझे देना है। बाद में रोने के लिए बहुत टाइम है अगर हमारा पेपर डिफ़िकल्ट भी आया है। दूसरी बात, डिफ़िकल्ट पेपर की डेफिनेशन क्या है? मैं ये मानता हूँ जो बच्चा अच्छे से तैयारी करता है, जिसने बहुत अच्छे से अपनी 11th-12th में पढ़ाई करी है, थ्योरी पढ़ी है, बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है और कोचिंग भी अच्छे से पढ़ी है, कई तो केवल सेल्फ स्टडी करी है, उसके लिए कंसेप्चुअल पेपर अगर आता है तो वो उसके लिए ईजी पेपर है। उल्टा है जो आप सोचते हैं। अगर कंसेप्चुअल पेपर आता है तो उन लोगों का चांस कम हो जाता है जिन्होंने सुपरफिशियल पढ़ाई करी है, और उन लोगों का चांस बढ़ जाता है जिन्होंने डीप पढ़ाई करी है। और हम हमेशा ये चाहेंगे कि जो डीप और गहन मेहनत करके आए हैं उनको पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए सिलेक्शन में। तो लेकिन अगर इजी पेपर होगा तो सभी कर लेंगे, तो सिलेक्शन होगा कैसे? तो फिर बहुत हाई कट ऑफ जाती है जिसमें आधे आधे नंबर पे हज़ारों रैंक ऊपर नीचे होती हैं, और कोई भी आपकी थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट की तरफ खींच सकती है आपकी रैंक को। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एनटीए डिफ़िकल्ट पेपर यानी डिफ़िकल्ट मतलब कंसेप्चुअल पेपर बनाती है तो उसमें रटने वाला स्कोप कुछ नहीं रहता, उसमें आपको आपकी पढ़ी हुई नॉलेज को अप्लाई करना है। और जीवन भर आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, चाहे आईआईटी में या मेडिकल में, आपको अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को अप्लाई करना आना चाहिए। और अगर आपको आपके एंट्रेंस में ही ऐसा चैलेंज मिलता है तो ये जिन्होंने बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल तैयारी करी है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ रट्टे मारे हैं, अप्लाई नहीं करा है, केवल नोट्स पढ़े हैं, उनके लिए बेकार है। तो थर्ड और लास्ट पॉइंट, मैं कहना नहीं चाहता इस बात को लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो ये बोलते हैं कुछ भी हमारे नोट्स के बाहर से नहीं आएगा, कुछ भी इसके बाहर से नहीं आएगा, और वो इस चीज़ को बड़े मतलब प्राउडली बोलते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कौन हैं? आप पेपर सेट करते हैं, आप बच्चों को ऐसे अपाहिज की तरह छड़ी क्यों पकड़ा रहे हैं कि आप बस मेरे नोट्स पढ़िए? आपके नोट्स पढ़ के सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस बच्चे का सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। उसको आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दीजिए। नोट्स बच्चों हमेशा जो आप अपने खुद बनाते हैं वही आपके काम आते हैं, किसी के बनाए हुए नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। और ज़्यादातर नीट में तो जो नोट्स आपको बना के दे रहे हैं उनसे पूछिए, आपने कभी नीट एग्ज़ाम निकाला है जो आप हमारे को नोट्स बना के दे रहे हैं? चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, नोट्स आपके थ्योरी पढ़ने के बाद, कोचिंग अटेंड करने के बाद आपके खुद के बनाए हुए होंगे, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर कोई गुरु आपको बना के देता है आप उसको एज अ गाइडेंस लीजिए, बट उसको आप पत्थर की लकीर मत मानिए। और अगर कोई गुरु आपको ऐसा बोलता भी है, पहली बात तो वो फिर ठीक बात नहीं बता रहा है आपको, क्योंकि पेपर तो किसी भी एनसीईआरटी की लाइन में से किसी भी कंसेप्ट पे आ सकता है। कंसेप्ट डेवलप करना, पहले थ्योरी पढ़ के बाद में क्वेश्चन करना, 11th-12th में स्कूल में ढंग से अटेंड करना, पढ़ाई करना, और एक ब्रॉड माइंड से पेपर अटेम्प्ट करना, ये मान के कि कितनी भी टफनेस आएगी हमारे लिए वो अच्छा है। और एक आगे की लाइफ के लिए भी तैयार रहना, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आप ड्रॉप कर रहे हैं अपने कंसेप्ट्स इस लाइन पे डालेंगे तो शायद आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। मैं डॉक्टर कुणाल नाथ, न्यूरोलॉजिस्ट, आप सबको जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं या जो 11th-12th में आए हैं, अच्छा डॉक्टर बनने की आपको मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।